हाँ उमेश बेटा, अरे पिछले हफ्ते ही तो 10 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाले थे। नहीं, अब मैं और नहीं दे सकता, कहकर उन्होंने गुस्से से फोन काट दिया। उमेश आपसे पैसे मांग रहा है? चकित सा विशेष पिता को देख रहा था। पैसे नहीं मांग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। 10-10 लाख 2 बार ले चुका है और अब फिर। गुस्से से वे हाँफने लगे थे। मुझे कुछ नहीं बताया उसने, विशेष के स्वर में हैरानी थी। अरे आपको क्या हो रहा है? बिमला देवी उठकर पति के सीने पर हाथ फेरने लगीं, जिसे वे कसकर दबा रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु बचाया नहीं जा सका। हंसता खिलखिलाता घर बिखर गया। घर में जैसे मुर्दनी छा गई थी। विशेष पिता की जगह अपने सराफे की दुकान पर बैठने लगा था। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। विशेष छुटकी की शादी का न्योता आया है, जाना पड़ेगा। माँ विशेष के आते ही बोली, ठीक है माँ, मैं मामा जी के यहाँ आपके जाने की व्यवस्था कर देता हूँ। नहीं बेटा, तुझे भी चलना होगा। आप जानती तो हैं माँ। जानती हूँ तू कहीं नहीं जाना चाहता, परंतु मीरा की शादी में भी तू पढ़ाई के कारण नहीं जा पाया था। उन्हें लगेगा उनकी गरीबी के कारण तू उनके घर नहीं जाता। यह सच नहीं है माँ, मेरे लिए रिश्ते महत्व रखते हैं, अमीरी गरीबी तो मैं सोचता भी नहीं। मैं मामा जी की बहुत इज्जत करता हूँ, विशेष ने प्रतिवाद किया। जानती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल। 2 दिन की ही तो बात है। बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए वे बोली, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। गांव में उनकी गाड़ी के रुकते ही धूम मच गई। बुआ जी आ गईं, बुआ जी आ गईं। भाई भाभी के साथ छुटकी भी दौड़ आई और उसके साथ में थी उसकी प्यारी सहेली रजनी। विशेष पर नजर पड़ते ही वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। सब एक दूसरे को दुआ सलाम कर रहे थे और रजनी अपलक विशेष को निहारे जा रही थी। रजनी, भैया को ऐसे क्यों घूर रही हो? छुटकी ने कोहनी मारी। सब उधर ही देखने लगे। रजनी के साथ साथ विशेष भी झेंप गया। नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए रजनी बुआ जी का सामान निकलवाने लगी। आप रहने दीजिए, मैं निकलवा दूंगा, विशेष ने उसे टोका। आप तो मेहमान हैं, वो खिलखिलाई और बैग उठाकर अंदर भाग गई। बहुत ही प्यारी बच्ची है बीबी जी, अपनी छुटकी की सबसे पक्की सहेली है। जान छिड़कती हैं दोनों एक दूसरे पर, स्नेह से भौजाई बोली। जब तक सब लोग आकर बैठे, रजनी सबके लिए शरबत लेकर हाजिर थी। बुआ जी सबसे बोलती बतियाती रहीं, पर उनकी निगाह हर पल रजनी पर ही टिकी रही। एक आशा की किरण दिखाई दी थी उन्हें। रजनी का स्पष्ट झुकाव उनके सुदर्शन बेटे पर दिखाई दे रहा था और कितने महीनों बाद विशेष भी खुश दिखाई दे रहा था। शाम को जब ढोलक की थाप पर रजनी नाची तो बिमला देवी लट्टू ही हो गईं। भाभी, रजनी तो वाकई बहुत अच्छा नाचती है। हाँ बीबी जी, बहुत भली और गुड़ी लड़की है। पढ़ने में भी अव्वल आती है, वजीफा पाती है, लगन की ऐसी पक्की कि जाड़ा गर्मी बरसात साइकिल से कस्बे तक पढ़ने जाती है। स्नेह पगे स्वर में भौजाई बोली, अपने विशेष के लिए कैसी रहेगी? वे सीधे भाभी की आंखों में देख रही थीं। बीबी जी, लड़की तो बहुत ही अच्छी है, लाखों में एक। जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बात अधूरी ही छोड़ दी उन्होंने। लेकिन क्या? लेकिन बहुत गरीब परिवार से है। आपकी हैसियत की तो छोड़ दीजिए, साधारण शादी भी नहीं कर सकेंगे वे लोग। क्या करते हैं इसके पिता? खेतों में मजदूरी करते हैं। बहुत ही नेक इंसान हैं दोनों। ये उनकी इकलौती संतान है। आप उनसे बात कराइए। आप मजदूर परिवार से बहू लाएंगी? इतनी योग्य बहू मिल रही है तो क्यों नहीं? बीबी जी, एक बार विशेष से तो पूछ लीजिए। वो देखिए भाभी, डांस करके सीधे विशेष के पास खड़ी है। कैसे दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आपको पूछने की जरूरत लग रही है क्या? मुस्कुराकर बिमला देवी ने पूछा। रजनी के लिए आए इस प्रस्ताव से छुटकी की शादी की खुशी दोगुनी हो गई। विशेष ने मौका देखकर रजनी को किनारे बुलाया और बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब जो भी बताना शादी के बाद ही बताना। कहती हुई रजनी मंडप में जाकर छुटकी के पास बैठ गई। 2 दिन के आगे पीछे दोनों सहेलियां एक ही शहर में विदा होकर आ गईं। गाड़ी से उतरकर रजनी अपनी कोठी को देखकर खुद ही अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी।
धीरे धीरे रजनी अपने इस नए घर में रचने बसने लगी, परंतु उसे जाने क्यों किसी तीसरे के होने का एहसास लगातार होता। विशेष भी सपने में लगातार किसी से माफी मांगता रहता। कभी कभी अचानक वह डरकर उठ जाता। पूछने पर वह कहता, कुछ नहीं, सो जाओ। एक दिन उसे आंगन में एक लड़की लाल सूट में दिखाई दी। जब रजनी उसके पीछे भागी तो वह आंगन से पीछे की बगिया की ओर चली गई। रजनी उसके पीछे पीछे वहां पहुंची तो उसे लगा कि वह लाल साया उस घड़े वाली मूर्ति में समा गया है। यह देख रजनी बुरी तरह डर गई। सास से कहा तो उन्होंने कहा, तुम्हारा भ्रम है बहू। कई दिनों से रजनी देख रही थी कि विशेष के फोन पर किसी उमेश का फोन बार बार आ रहा था, परंतु वह उठा नहीं रहा था। पर उस फोन के बाद विशेष बहुत विचलित हो जाता था। रजनी समझ नहीं पा रही थी कि समस्या क्या है। पूछने पर विशेष टाल दे रहा था। रजनी ने इस समस्या की तह में जाने का फैसला किया। रसोई में जाकर वह बोली, महेश भैया, चाय बन गई क्या? हाँ हाँ, बस बनी ही समझो बहू रानी। आज आप जल्दी जाग गए? हाँ। अच्छा, यह बताइए कि आपके भैया के दोस्त कौन कौन हैं? काहे? ऐसे ही, कोई आता ही नहीं है ना, इसीलिए पूछा। कोई काम नहीं था। बहू रानी, भैया के ज्यादा दोस्त नहीं हैं। घर पर तो केवल 2 ही दोस्त देखे हैं हमने, एक उदय और एक उमेश। बहुत समय पहले आए रहे। चाय पकड़ाता हुआ महेश बोला। पता नहीं क्या सोचकर उसने ऋचा का नाम नहीं लिया। दिन में रजनी अपनी सहेली छुटकी के घर चली गई। वहां लंच पर आए उसके पति सब इंस्पेक्टर विजय से भी मुलाकात हो गई। जीजाजी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे साली साहिबा, आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पति को कोई परेशान कर रहा है। कौन? यह मैं नहीं जानती, पर मुझे 2 पर शक है। अच्छा, किस पर? एक मेरे पति का दोस्त है उमेश, उस पर, और एक आत्मा है। आत्मा? पागल हुई है क्या रजनी तू? छुटकी हड़बड़ा कर बोली। 1 मिनट छुटकी, उसे अपनी बात कहने दो। कमरे में मौन पसर गया। तो साली साहिबा, आपको वह आत्मा कभी दिखाई दी क्या? जी, आज सपने में आकर मुझसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही थी। न्याय दिलाने की गुहार लगा रही थी। सपने में? हाँ, आज सपने में आई थी। वैसे 2 बार घर के आंगन में लाल सूट पहनकर घूमते हुए देखा है, पर उसके पीछे जाने पर वह बगीचे में लगी मूर्ति में समा जाती है। अपने पर्स में से रजनी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह उमेश का नंबर है, मैं आपकी सुविधा के लिए ले आई थी। यह आपने बहुत अच्छा किया। आप मुझे विशेष का नंबर भी दे दीजिए। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। आपका एरिया मेरे थाने में ही आता है। हफ्ता भी नहीं बीता था कि सुबह सुबह विनय रजनी के घर आ गए। अरे रजनी, देखो तो सही, तुम्हारी सहेली के पति आए हैं। स्वयं को संयत रखते हुए विशेष ने पत्नी को आवाज दी और विनय को बैठक में ले आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? आश्चर्य और घबराहट दोनों थी विशेष की आवाज में। आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? विजय ने सीधे सीधे पूछा। विशेष बुरी तरह घबरा गया। देखिए विशेष, हम रिश्तेदार हैं। मेरी हमदर्दी आपके साथ है। मैं एक ब्लैकमेल के केस को हल करने की जांच में लगा हुआ हूँ। उसी सिलसिले में आपका नंबर भी मिला। उमेश एक ब्लैकमेलर है, उसे तो खैर हम पकड़ ही लेंगे, परंतु वह आपको बार बार फोन क्यों कर रहा है, यही जानने के लिए मैं आया हूँ। विजय शांत स्वर में बोले। विशेष सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसके नेत्र बरस रहे थे। पत्नी और माँ भी आ गए थे। रजनी का हाथ पकड़कर वह बोला, रजनी, ये ही वो बात है जो मैं शादी से पहले तुम्हें बताना चाहता था, पर तब तुमने सुना नहीं। बाद में इसे बताने ना बताने का कोई अर्थ नहीं था। तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बताया। काश वह काली रात मेरे जीवन में ना आई होती। उस रात हम छत पर पार्टी कर रहे थे। मैं पीता नहीं हूँ, परंतु दोस्तों ने मुझे बहुत पिला दी थी। शायद इसीलिए मुझे चढ़ गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था। दोस्तों ने बताया कि नशे में मैंने ऋचा को छत से धक्का दे दिया था। वह सिर के बल गिरकर मर गई। मुझे तो होश नहीं था। उन दोनों ने ही ऋचा की लाश को ठिकाने लगाया
और इस राज को अपने तक सीमित रखने का वादा करके चले गए। पिताजी ने दोनों को 25-25 लाख रुपए दिए थे। थोड़े समय बाद उमेश पिताजी को ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। उसी में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। 10 महीने वह शांत रहा और अब फिर से वह मुझे फोन कर रहा है। मैं जवाब नहीं दे रहा। जानता हूँ कि एक बार दे दूंगा तो इसका कोई अंत नहीं होगा। कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। ऊपर से मुझे और रजनी को ऋचा लाल सूट में आंगन में घूमती हुई दिखाई देती है। उस दिन उसने यही लाल सूट पहना था। विशेष ने विजय की ओर देखा। रास्ता तो एक ही है विशेष, आपको आत्मसमर्पण करना होगा, विजय बोले। लेकिन जीजाजी, ये तो वो दोस्त कह रहे हैं ना कि धक्का विशेष ने दे दिया था। क्या पता उनमें से ही किसी ने दिया हो। हाँ, यह संभव है, पर जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक तो क्या हम उसकी लाश की फॉरेंसिक जांच नहीं करा सकते? उससे तो पता चल जाएगा ना, रजनी ने पूछा। हाँ, उससे पता चल जाएगा और यह मैं करा भी दूंगा। फिलहाल तो आपको आत्मसमर्पण करना होगा। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा वकील है, मैं उससे बात कर लूंगा। वह आपका केस लड़ेगा। उदय और उमेश को पकड़ने के लिए 2 टीमें जा चुकी हैं। फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को जब निकाला तो उसके नीचे एक रिवॉल्वर भी दबी मिली। और जब रिपोर्ट आई तो सब चकित रह गए। रिपोर्ट हूबहू वही कह रही थी जो उदय ने कोर्ट में बयान दिया था। ऋचा की मौत गिरने से नहीं, गोली लगने से हुई थी। रिवॉल्वर पर उमेश के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया स्टेटमेंट में उदय ने बयान दिया। उस रात उमेश ने ऋचा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने मना कर दिया। गुस्से में उमेश ने गोली चला दी और वो ऋचा के सिर के पार हो गई। विशेष नशे में धुत पड़ा था। उदय डर कर चिल्लाने लगा तो उसने उसे शांत कराया और समझाया कि जो हो गया वह हो गया। विशेष के पिता बहुत अमीर हैं। हम ऋचा को गिरा कर कहेंगे कि विशेष ने नशे में उसे धक्का देकर मार डाला और इस राज के बदले उनसे पैसे वसूल लेंगे। और यही हुआ। अंकल ने बिना मांगे हमें 25-25 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और चश्मदीद की गवाही के आधार पर विशेष को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। पत्नी व मां के साथ कोर्ट से बाहर आकर इंस्पेक्टर विजय से हाथ मिलाते हुए विशेष बोला, आपने और रजनी ने मिलकर मुझे जेल से ही नहीं बल्कि लाल साये के आतंक से भी मुक्त करा दिया है। इतने समय बाद आज मैं सुकून से सो सकूंगा। लाल साये का राज अब राज नहीं था। वह असल में उमेश ही था जो खिड़की से लाल ओढ़नी में घुसकर झलक दिखाकर भाग जाता था। उसने यह नाटक विशेष के घर वालों को डराकर उनसे पैसे ऐंठने के लिए ही रचा था। रजनी ने पहले ही दिन पैरों के निशान से भांप लिया था कि वे किसी मर्द के निशान हैं, किसी आत्मा वात्मा के नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।